नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में होने वाले सीबीसीटी एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हमारे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जुलाई में 3 से लेकर 5 तक मतलब 3, 4 और 5 जुलाई को एग्जाम होने वाला है और हम लोग हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएं बड़े अच्छे नंबरों के साथ में। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और हम लोग एग्जाम तक के पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं इसी मंच पर, जहां हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू। और इन एमसीक्यू को हम लोग कैसे पढ़ते हैं तो हम लोग प्रश्न भी समझते हैं और प्रश्न के चारों ऑप्शन भी समझते हुए चलते हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपको 1 नंबर मिलना निश्चित है। दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन है राज कंप्यूटर बैतूल, जो कि आपको मिलने वाली है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उससे भी आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग डेडिकेटेड कोर्सेस सीबीसीटी के लिए वहां पर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास में एक मिलेगा आपको फुल कोर्स, जिसमें कंप्यूटर में आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कंप्यूटर क्लास है, डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास लेते हैं, उसमें जितना डीप में जाके हम लोग पढ़ सकते हैं उतना डीप में जाकर हम लोग पढ़ते हैं और वहां का रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहता है। साथ में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है तो ये मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं और इसमें टोटल 60 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें 40 आपको 52 नंबर के टेस्ट मिलते हैं और जो 20 आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको पूरे 75 नंबर के, मतलब जैसा आपका एग्जाम आता है उस पैटर्न में। तो यहाँ से भी अगर आप लेते हो तो रोज 2-2 टेस्ट भी अगर आप लगाते हो तब भी आपका कंप्लीट हो जाता है। 2-2, 3-3 जितने टेस्ट लगाना है आप लगाइए उस पर। एग्जाम तक के आपके इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से 3000 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार होते हैं, याद रखिएगा। और ये टेस्ट सीरीज इसमें आपको इंक्लूडेड मिलती है, तो अगर आप जैसा चाहो वैसा फिर इसको ले सकते हो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, जितने भी हम क्वेश्चंस कराते हैं बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा हम जिस तरीके से प्रश्नों को समझते हुए चलते हैं उस मेथड से एग्जाम में प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न को रटे नहीं, प्रश्न में मैं जो जो बातें बोलता हूं उसको राइट डाउन करते हुए चलिए। और याद रखिए, हम लोग पीडीएफ नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ से देख देख के खुद के नोट्स तैयार करने हैं। पूरा जोर हमारा खुद के नोट्स पे रहता है। जितने जल्दी आप खुद के नोट्स तैयार कर लोगे उतने जल्दी आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी मिलने वाली है। और इस वीडियो में आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, आज हमारे पास में पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। अगर आपसे पूछे थिसॉरस का ऑप्शन कहाँ मिलता है तो आप बता दीजिए कि एमएस वर्ड में जो रिव्यू टैब हमको मिलता है, रिव्यू टैब में हमको थिसॉरस का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला टूल जो होता है प्रूफिंग का, उसके अंदर, और उसके अंदर हमको पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का और सेकंड ऑप्शन हमको मिलता है थिसॉरस का। बेसिकली थिसॉरस होता क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं कि आपको कोई वर्ड है और उसके स्पेसिफिक अलग अलग अर्थ में आपको मीनिंग चाहिए, है ना। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो हम किसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मतलब समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका? थिसॉरस का। और इसकी जो शॉर्टकट की होने वाली है वो शिफ्ट प्लस F7 होने वाली है, याद रखिएगा। यहाँ पर F7 भी दी गई है। F7 जो शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की है। और यहाँ पर हमारे पास में ये वाली हम लोग यूज नहीं करते हैं। Alt F7 हम जरूर यूज करते हैं कि हमने एक स्पेलिंग चेक कर ली, अब नेक्स्ट अगर हमको जाना है तब हम इसका यूज करते हैं Alt F7 का, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस के लिए। अगला प्रश्न है आपके पास में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला? हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है और ये बड़ा इजी फार्मूला है। देखिए, एग्जाम में हमारे पास एमएस एक्सेल के फार्मूले आते हैं और मैं आपको बोलूंगा कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होते हैं फार्मूले। जैसे यहाँ पर हमको बोल रहा है सीलिंग और इसने कोष्टक में हमको क्या दे दिया, उसने सीलिंग दे दिया और कोष्टक में हमको 14 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, कामा लगा के। देखिए, इसमें हमको क्या करना है, तो इस पे जैसे हमारे पास पे क्या दिया, उसने 4 दिया हुआ है ना। तो ये 4 को हमको क्या करना है, इसके गुना चाहिए हमको गुना करते चलेंगे। इसके गुना चाहिए, कितना गुना चाहिए हमको, कि जो 14 हमारे पास में लिखा हुआ है इससे बड़ा और सबसे निकटतम चाहिए।
4 को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका गुना करेंगे, है ना। 4 का टेबल भर पढ़ना है हमको और कुछ नहीं करना है ना। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ पे जो पहले जो संख्या दी है इससे थोड़ी सी बड़ी, बस, है ना। तो इसे हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4, 8, 12 और क्या आ गया हमारे पास में 16। तो यहाँ पे 16 देखो, ये हमारे पास 14 से कैसा हो गया, बड़ा हो गया है और सबसे निकटतम यही है। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 20 आएगा। तो हमारे पास में क्या चाहिए हमको, यहाँ पे जो संख्या दी है ब्रैकेट में सबसे पहले उसके करीब की सबसे बड़ी, मतलब उसके करीब की होना चाहिए और बड़ी संख्या होना चाहिए। किसके, यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसके, बस इतना सा याद रखना है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, सीधे सीधे 16 जो होगा वो आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सिंपल। यहाँ पे अगर हम 2 लिखा होता, 4 की जगह अगर 2 लिखा होता तो हम 2 का करते चलते, है ना। तो कहाँ तक जाते हम 8 तक के जाते, तो क्या होता 16 वहां पर भी हमको मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, हमको 14 से बड़ा चाहिए, 16 की जगह और कुछ भी मिलता वो भी चल जाता हमको, लेकिन 14 से बड़ा और उसके करीब का हमको यहाँ पर चाहिए था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को लॉक करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है ना। एब्सोल्यूट अगर हमको करना है, एब्सोल्यूट बेसिकली होता है क्या हमारे पास में, कि हमारी सेल को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, है ना। कि सेल एड्रेस क्या होता है बेसिकली हमारे पास, जैसे लिखा मैंने A1 लिखा हुआ है, सेल का एड्रेस हो गया, लेकिन जब हम फार्मूले में लगा के इसको नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका नंबर चेंज होता चलता है, नीचे अगली सेल में जाएगा तो नंबर चेंज कर लेगा। हम चाहते हैं कि वैसा का वैसे वही सेल रहे, उसका नंबर चेंज ना हो, तब हम क्या करते हैं, उसको एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, डॉलर लगा देंगे। तो अभी ये किस कंडीशन में है, ये मिक्स वाली कंडीशन में है ना। तो हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं। अगर इनको इसको टोटल एब्सोल्यूट बनाना है तो क्या लगाएंगे, डॉलर, फिर कॉलम नेम, फिर डॉलर और फिर रो नेम। अब ये टोटल एब्सोल्यूट हमारे पास बन जाता है। तो हमसे फिलहाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कौन से सिंबल को हम लोग यूज करते हैं, तो याद रखिए डॉलर है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हैज हमारे पास कोई एरर वगैरह आती है सेल में, जब डाटा डालते हो तो एरर अगर आ जाएगा, डाटा ज्यादा हो जाएगा, सेल में समाएगा नहीं, तब वो आता है। @ का यूज तो हम वहां करते हैं ईमेल आईडी वगैरह यूज करने के लिए, और M% हमको 2 को आपस में जोड़ना होगा तो हम M% वहां पर यूज करते हैं, इसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर पॉइंट में न्यू ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करना है। पावर पॉइंट में हमको नई स्लाइड इंसर्ट करना है, वो भी कौन सी, ब्लैंक वाली। तब हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करने वाले हैं, देखिए हमारे पास में Ctrl+N है। Ctrl+N से हम क्या कर सकते हैं, तो नई प्रेजेंटेशन फाइल, मतलब पावर पॉइंट की नई फाइल ही बना लेंगे हम। जबकि प्रश्न क्या बोल रहा है, नई स्लाइड चाहिए हमको, एक खाली वाली, बस, मतलब पहले से फाइल है उसके अंदर। फिर हमारे पास Ctrl+M है, Shift+N है और Alt+M है। तो हम लोग यूज करते हैं किसका, नई स्लाइड अगर हमको इंसर्ट करनी है तो हम लोग यूज करते हैं Ctrl+M का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो एक के नीचे एक आपके पास में ब्लैंक वाली जो स्लाइड होगी वो आने लगेगी। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, IP वर्जन 4 की लंबाई कितनी होती है। IP वर्जन 4 बेसिकली हम लोग 2 IP वर्जन यूज करते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। हमसे फिलहाल पूछ रहा है IP वर्जन 4 के लिए, तो IP वर्जन 4 की जो लंबाई होती है वो होती है 32 बिट्स की। ठीक है, और अगर हमसे क्या पूछता, वो IP वर्जन 6 के लिए पूछता था, तब कितना हो जाता, 128 बिट जो है वो IP वर्जन 4 का हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल को उपयोग किया जाता है। मेल को आपको भेजना है, ईमेल भेजना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में आता है कि मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं। तो भेजने के लिए कौन सा है, देखिए हमारे पास में है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये मेल को जो प्राप्त मेल हमारे पास में होगा उसको प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे पास में है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज भी हम मेल या ईमेल जो रहता है उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर हमारे पास में SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, उसके नाम में ही पता चल रहा है हमको क्या करने वाला है, ट्रांसफर, किसको, मेल को। तो मेल को अगर भेजना है हमको तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, याद रखना। और ये दोनों कैसे है, प्राप्त करने के लिए। वही अगर FTP की बात कर रहा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको किसी फाइल को भेजना है या प्राप्त करना है तब हम यूज करते हैं FTP का, और FTP के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ये याद रखना है। बड़ी से बड़ी फाइलों को इसमें आसानी से हम लोग भेज सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा मेलवेयर उपयोगकर्ता की फाइल को इनक्रिप्ट करता है और उन्हें अनलॉक करने के पैसे मांगता है? हाँ भैया, मालवेयर बेसिकली एक स्पेसिफिक वर्ड है, हम यूज करते हैं कहाँ पर इसका, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रोग्राम होंगे, है ना, उनको मेलवेयर की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। याद रखिएगा, वायरस भी इसी के अंतर्गत आता है। हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे ही मेलवेयर के बारे में पूछा जा रहा है जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट मतलब विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देगा जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, और उसको वापस नॉर्मल करने के लिए आपसे फिरौती या पैसे की मांग करने वाला है। कौन सा है वो है हमारे पास में रेसमवेयर। रेसमवेयर सॉफ्टवेयर जो वायरस होता है, ये आपके कंप्यूटर के डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा और वापस सही करने के लिए पैसा मांगेगा, और बहुत हद तक आपको बता दूं कि कई बार पैसे लेने के बाद भी ये लोग डाटा सही करके नहीं देते हैं। ठीक, ट्रोजन क्या है हमारे पास में? ट्रोजन एक ऐसा वायरस हमारे पास में है, मालवेयर हमारे पास में है, जो खुद क्या करता है कि आपको बहुत काम का दिखेगा, काम के सॉफ्टवेयर के नाम से आपको दिखेगा, आप डाउनलोड कर लोगे और आपके कंप्यूटर में फिर वो पीछे से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो आपके सामने क्या करेगा, वो बहरूपिया बनेगा। आपके काम का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिखेगा तो जो फ्री गेम एंटीवायरस वगैरह आते हैं उनके साथ में ये आता है, तो उससे बचना चाहिए। स्पाईवेयर क्या करता है, निगरानी रखता है आपके कंप्यूटर में एक्टिविटीज जितनी भी आप करते हो उस पर निगरानी रखने वाला स्पाईवेयर होता है। वॉर्म क्या होता है, तो वॉर्म ऐसे मेलवेयर होते हैं जो खुद की कॉपी बनाते चलते हैं, बहुत कॉपी बना लेंगे और आपकी हार्ड डिस्क फुल कर देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास को क्या कहा जाता है ना? किसी विश्वसनीय संस्था या किसी विश्वसनीय व्यक्ति ऐसा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसके एवज में मतलब क्या करेंगे, कर तो ये दिखावा ही रहे कि कोई काम की संस्था है, उपयोगी संस्था है ना, या आप पहले से परिचित हो, इस तरीके की संस्था दिखाने का वो प्रयास करेंगे, ये व्यक्ति दिखने का प्रयास वैसा करता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ऐसा दिखकर क्या करेगा, आपकी संवेदनशील जानकारी मतलब आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी तरह की, है ना, उसको चुराने का वो प्रयास करता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर क्या करने वाला है, वो आपको विश्वास में लेगा और उसके बाद आपसे जानकारी लेने वाला है। तो ये सेक्शन आ जाता है किसके अंतर्गत? ये आ जाता है फिशिंग के अंतर्गत, है ना। फिशिंग जो मेथड होती है उसके अंदर या तो लालच दिया जाता है या इस तरीके से आपको बताया कि हम काम के हैं, ऑथेंटिकेट है, और फिर आपसे इंफॉर्मेशन लेकर और फिर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास वहां पर किया जाता है। स्पूलिंग क्या होता है? तो स्पूलिंग क्या करेगा कि आपकी जो पहचान है उसको गलत दिखाने का प्रयास करता है, ठीक है, वो याद रखना। हैकिंग क्या होता है? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसको परमिशन नहीं है और वो आपके कंप्यूटर या अकाउंट में घुसने का प्रयास करता है, वो हैकिंग कहलाती है। फिर वहां पर स्पैमिंग क्या होती है हमारे पास में? बेसिकली जो आपको बल्क मैसेज भेजे जाते हैं, है ना, आपने चाहे नहीं है और जबरदस्ती आपको जो मेल वगैरह जो आते हैं, मैसेजेस वगैरह आते हैं, वो इसके श्रेणी में आते हैं और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बहुत बार, है ना। स्पैमिंग आप याद रखिएगा। स्पैमिंग में बेसिकली बल्क मैसेज जो कंप्यूटराइज तरीके से भेजे जाते हैं वो जाकर हमारे पास जो ईमेल का फोल्डर होता है उसमें जाकर सेव भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको इतना सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राउटर ओएसए मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? राउटर, देखिए हमारे पास में ओएसए मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो कुल 7 लेयर होती है, याद रखिएगा। और इसके क्वेश्चन में आखिरी क्लास तक के आपको याद कराने वाला हूं, तो आप लोग भी डेटा ढूंढ के याद करिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको मैं, हमारे एग्जाम के लिए आप लोग याद रखिएगा, पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने, है ना, ताकि जैसे अगला वीडियो आए वैसे आपको मिल जाए। दूसरी चीज कि आप फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन, ये 3 चीजें आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। सारा काम एक तरफ और ये सारी चीजें सबसे पहले तैयार करो, उसके बाद कंप्यूटर में जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है और एग्जाम में बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके और हम लोग आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा। हमारे पास में है राउटर ओएसए मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएसए मॉडल का, याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं राउटर की। राउटर क्या है हमारे पास में? राउटर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के काम में आता है। अलग अलग बोल रहा हूं, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के काम में आता है। साथ ही
जब हम डेटा के पैकेट इंटरनेट में या नेटवर्क में डाटा छोटे छोटे भागों में जाता है जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, उन पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य तक पहुंचाने का काम कौन करने वाला है? वो काम करने वाला है राउटर। हमसे पूछा जा रहा है कि राउटर किस लेयर पर काम करता है, तो याद रखिएगा राउटर हमेशा कहाँ पे होगा? ये होता है नेटवर्क लेयर पर, है ना। और ये कौन सी हमारे पास 3rd नंबर की लेयर है, इस पे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हब और रिपीटर आपसे पूछता तो वो कहाँ लगा देते हम लोग? वो लगा देते हम फिजिकल लेयर पर, और ये हमारे पास में पहली लेयर है। फिजिकल लेयर पर क्या आ जाएगा आपका? हब और रिपीटर, सॉरी, है ना। हब और रिपीटर कहाँ आएगा आपका? फिजिकल लेयर पर। राउटर कहाँ आ गया आपका? नेटवर्क लेयर पर। इसके अलावा हमारे पास डिवाइस होते हैं ब्रिज और स्विच। तो ब्रिज और स्विच जो है ये मैक एड्रेस पे काम करते हैं, वो आपको मिलने वाले कहाँ पर? डाटा लिंक लेयर पर काम करने वाले हैं, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल काम करेगा। कौन सा है वो? गेटवे, है ना। और एक हमारे पास फायरवॉल। ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है? सीपीयू और रैम की बात कर रहा भी हमारे पास में। ये हो गई रैम। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो किस में होता है? वो रैम में ही होता है ना। जब भी हम इनपुट देंगे तो कहाँ जाएगा? पहले रैम में जाएगा। और रैम से कौन लेता है? रैम से लेता है भैया हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये लेता है। अब रैम भी हमारे पास हाई स्पीड में है, सीपीयू ऑलरेडी हमारे पास रहता ही है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब रैम के बीच स्थित हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है? तो यहां पर काम करती है कौन सी? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी काम करेगी? कैश मेमोरी, जो कि रजिस्टर से मिलकर बनी होती है और रजिस्टर सेमीकंडक्टर आधारित होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। कौन सी मेमोरी हो गई हमारे पास? कैश मेमोरी हो गई। वही अगर रोम की बात करें तो रोम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है तो सही, है ना, लेकिन उसकी स्पीड रैम से कम होती है। फ्लैश मेमोरी की अगर बात करें तो फ्लैश मेमोरी जैसे कि हमारे पास पे जिसमें कोई भी पार्ट मूव नहीं होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए, एसएसडी हो गई, ये सारे कहाँ है? फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं। कोई भी भाग इसमें मूव नहीं करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो जब रैम हमारे को कम पड़ रही है किसी फाइल या एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, तो हार्ड डिस्क के कुछ भाग को रैम में बदला जाता है, तो वो उस समय कहलाती है हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी। याद रखिएगा, आगे हम इसको और डीप में एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कंप्यूटर स्टोरेज में एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म हमको याद रखने हैं। और एसएसडी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, एसएसडी के बारे में जान लीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है और यह एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवेबल भाग नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क घूमती है, सीडी घूमता है, फ्लॉपी घूमती है, टेप ड्राइव का टेप जो है घूमता है, लेकिन एसएसडी सब स्टेबल रहता है, कुछ भी मूवेबल पार्ट उसके अंदर नहीं होता है, इसलिए फ्लैश कहलाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हमारे पास में? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या कहलाने वाला है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यही वाला जो आंसर है इसका, ये सही होने वाला है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ये आजकल हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर के घटकों को बिजली की आपूर्ति देता है? कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अंदर, है ना, उनको बिजली की आपूर्ति देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हमारे कंप्यूटर में हम व्हाट इज अ कंप्यूटर, वही हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऐसा घटक, ऐसा यंत्र, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति को पूरा करता है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई कहती है। और कंप्यूटर की पावर सप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम यूपीएस की बात करें तो ये क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, है ना। और ये कंप्यूटर के साथ हम लगाते हैं किसके लिए? बैकअप के लिए, पावर बैकअप के लगाते हैं कि बिजली सप्लाई अगर चली जाती है तो थोड़ी देर तक हमारा कंप्यूटर चालू रहे, जिससे हम सारे प्रोग्राम क्लोज करके और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर ले, है ना, उसलिए रहता है। इसके अलावा सीमोस क्या है हमारे पास में? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। और सीमोस हमारे पास में बेसिकली बैटरी हम लोग यूज करते हैं, और उसमें हम क्या यूज करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो जनरल सेटिंग्स होती है उसको होल्ड कराने के लिए हम सीमोस बैटरी का यूज करते हैं, उसको याद रखिएगा। फिर हमारे पास में है बायोस। बायोस क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या है? यही हमारा रोम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और बायोस का मुख्य कार्य क्या है? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बैंक चेक को तेजी से पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैंक चेक को आपको तेजी से पढ़ना है, जांच करनी है ना भैया, तो ये क्वेश्चन याद रखना, हमेशा आता है एग्जाम में। जहां चेक की बात आ गई वहां पे क्या आ जाएगा? MICR आ जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, फुल फॉर्म भी याद रखना।
और यहाँ पर जो इंक MICR कोड होता है उसमें स्पेशल प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसमें आयरन के कण होते हैं और उन आयरन के कण को मैग्नेटाइज मतलब उनमें चुंबकत्व हम लोग पैदा कर सकते हैं, उसकी जांच करता है कौन? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज का फुल फॉर्म है, वो भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा OMR हमको पता ही है, जहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। अभी हमारा MPPSC का पेपर OMR सीट पे ही होता है, तो उसकी जांच करने के लिए OMR का यूज, बस इनका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर हमारे पास OCR है, OCR का यूज हम कहाँ करते हैं? तो हाथ से लिखा होगा या पुराने दस्तावेज होंगे तो उसको स्कैन करने के लिए OCR का हम लोग यूज करते हैं, याद रखना। और बारकोड रीडर का प्रयोग हम लोग बारकोड जो होते हैं उनको रीड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी आगे देखेंगे इनके और डीप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन, अभी तो सीरीज लंबी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर है और अनिवार्य सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे कंप्यूटर के हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा वो कहलाते हैं हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होने वाला है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होने वाला है, ये याद रखना। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के मतलब हम लोगों के वास्तविक कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर हमने ऑन कर लिया और कोई एप्लीकेशन हमने ओपन करी, सॉफ्टवेयर ओपन करी, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के मेंटेनेंस से संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, कि हमने कंप्यूटर में मेंटेनेंस, हार्ड डिस्क का मेंटेनेंस है, मेमोरी का है, सिस्टम का है, तो उसके मेंटेनेंस संबंधित सॉफ्टवेयर यहाँ पे आते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में 5 प्रकार के होते हैं और वो 5 प्रकार के हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। एक होता है हमारे पास डिस्क फ्रेगमेंटर, एक क्लीनर होता है, एक हमारे पास कंप्रेसर होता है और एक हमारे पास में बैकअप होता है और एक 5वां हमारे पास में होता है एंटीवायरस, है ना। इनको 5 को याद रखिएगा। फर्मवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जो हम यूज करते हैं बेसिकली कंप्यूटर में, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग तैयार करते हैं फर्मवेयर कहलाता है, याद रखिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सर फर्मवेयर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास में है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच मुख्य अंतर। हम लोग कंपाइलर की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों के दोनों ट्रांसलेटर है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है कि हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है, उसको मशीनी भाषा में बदलने की हमको जरूरत पड़ती है। कौन बदलने वाला है? तो वो बदलेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर। दोनों में अंतर क्या है? कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जितने भी लाइनें लिखी होगी पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक बार में केवल एक सेंटेंस या एक वाक्य करता है, इनके अलावा इसमें और कोई अंतर हमारे पास में नहीं रहता है। कंपाइलर क्या करेगा? एक बार में पूरा। चलिए देखते हैं। कंपाइलर लाइन बाय लाइन करता है, ये तो गलत हो गया। कंपाइलर एक साथ अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ये सही है ना। कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर, कोई अंतर है। ये पहले दूसरे वाला सही है भी है ना। क्या करेगा? कंपाइलर एक साथ पूरा अनुवाद कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, बस इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो 100% सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सास, पास और आस, आई होगा ये, है ना, IAAS किसके प्रकार है ना, ये क्या है? तो बेसिकली आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं सास का, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फुल फॉर्म क्या होगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फुल फॉर्म। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये याद रखिएगा। अब ये किससे संबंधित है? देखिए, हमारे पास में ये तीनों के तीनों जो नाम है ये संबंधित किससे? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल हम देखते हैं, डेटा को हम लोग क्लाउड पर सेव करते हैं, है ना। एक जगह डाटा सेव हो जाएगा, बाकी नेटवर्क में जुड़े हुए रहेंगे और कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है उस डेटा को, तो वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। तो उसके हमको चार्जेस भी रहते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें ये वाला, जैसे यूट्यूब का ये वाला वीडियो आप देख रहे हो, तो ये यूट्यूब के क्लाउड पे जाता है, फिर वहां से आप लोग देखते हो। ठीक है, तो चार्जेबल भी होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को पता ही है ना। साइबर अटैक आपको मतलब मालूम है कि इंटरनेट के द्वारा जो हमारे कंप्यूटर पे या फ्रॉड वगैरह किए जाते हैं, अटैक्स वगैरह किए जाते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी हम पर अलग अलग प्रकार की होती है, चाहे बस हो, ट्री हो, हाइब्रिड हो, मैश हो, ये सारी हमारे टोपोलॉजी से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम मोटे तौर पर हाई लेवल, लो लेवल होती है, मिडिल लेवल ही हमारे पास में होती है। तो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस हमारे पास में होती है जो प्रोग्राम लिखने के काम में आती है। तो अभी हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में उमंग ऐप में यू का क्या अर्थ है। उमंग जो ऐप हमारे पास में होती है उसमें यू का क्या अर्थ होता है। उमंग ऐप गवर्नमेंट के लिए हमको पता ही है, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो उमंग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका यू का पूछ रहा है, पूरा का पूरा फुल फॉर्म सुन लो। ये क्या होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस, है ना। बीच में आप चाहो तो फिर फॉर हम लोग यूज कर सकते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म आप इसका याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर आपको मिलेगा और ये पूछता है आजकल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, यूनिफाइड। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई को किसने विकसित किया, है ना। यूपीआई के हमारे पास में क्या है, फुल फॉर्म भी है, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। किसने इसको डेवलप किया है, विकास किया है, तो ये हमारे पास में क्या है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसको आप याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डिजी लॉकर में सरकार द्वारा कितनी फ्री क्लाउड स्टोरेज स्पेस दिया जाता है। तो डिजी लॉकर जो है इसको आप यूज किया कीजिए, इसमें हम सारी जो हमारे कार्ड्स होते हैं, आईडी प्रूफ्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। और इसमें जो डेटा हम लोगों को मिलता है यूज करने के लिए, जो स्पेस हमको मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है 1 GB का। इसको आप याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे 15 GB भी लिखा हुआ है। 15 GB जो हमारे पास में है, ये जीमेल वगैरह गूगल की जो आईडी हमारे पास रहती है जीमेल, उस पर हमको इतना स्टोरेज फ्री मिल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 GB तक का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, फीचर फोन पर मोबाइल बैंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। यूएसएसडी का पूर्ण रूप आपको बताना है ना। और ये कीपैड वाले जो फोन है हमारे पास, उसकी बात हो रही है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली जब हमको कोई काम अगर करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यूएसएसडी कोड हम लोग यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। उससे इस पे हम लोग काम कर लेते हैं। फिलहाल हमको पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, तो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एमएस एक्सेल ने पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। पूरा का पूरा कॉलम, ऐसे क्या होते हैं हमारे पास में, कॉलम होते हैं, उनको सेलेक्ट करना है। तो या तो ऊपर कॉलम जो नेम रहते हैं ABCD, उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमको बोल रहा है शॉर्टकट की, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए याद रखना हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कॉलम, जहां पर भी हमारा सेल पॉइंटर होगा वो वाला। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट से हम लोग शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उससे हम रो सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा, रो, कंट्रोल का यूज करेंगे तो कॉलम। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप है ना, डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनों को कवर करता है। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट रूप से, पहले ये ड्रॉप कैप क्या होता है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि पहला लेटर कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है और बाकी लाइनें कैसी होती है, और छोटी होती है ना। और इसके नीचे भी इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। न्यूज़पेपर वगैरह हमने देखा होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, बहुत सारे पैराग्राफ पे पहला लेटर बड़ा होता है और बाकी फिर छोटे छोटे उसमें लिखे जाते हैं। तो वो जो पहले लेटर को हम लोग बड़ा करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ड्रॉप कैप कहलाता है। और ड्रॉप कैप टेक्स्ट में हमको ऑप्शन मिल जाता है, इसका ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों को कवर करता है ना। तो जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो कितनी लाइन कवर करता है, ये 3 लाइन कवर करता है, ये याद रखना। हम कस्टम करके ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 3 होता है। और बाय डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी सभी नोड्स को जोड़ने के लिए एक सिंगल बैकबोन केबल का यूज करती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 टोपोलॉजीज दी गई है। हमको बोल रहा है एक सिंगल बैकबोन केबल कौन यूज करता है, मतलब सिंगल ऐसी बैकबोन केबल रहेगी और इस पे क्या होगा, इस पे इस तरीके से जोड़ देते हैं, किसको, क्लाइंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, कंप्यूटर नोड्स को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो ये होती है भी हमारे पास में बस, है ना। क्योंकि ये जो केबल हमारे पास में है इसी को हम लोग बोलते हैं बस, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, ऐसी पूरी रिंग बनती है हमारे पास में। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा, हब या स्विच जो भी हम यूज करें, और इस तरीके से फिर वहां पे क्या लगा देंगे, हम लोग कंप्यूटर लगा देंगे। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, सेंट्रलाइज
हब होता है हमारे पास में, उससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वही मेश टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में जुड़े, सभी कंप्यूटरों से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। बहुत महंगी होती है और बहुत रिलायबल भी होती है ना। सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन सी होगी? मेश टोपोलॉजी ही होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, HTTPS में एस अक्षर क्या दर्शाता है ना। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे एस अगर लिखा रहे तो ये क्या है? ये होता है भैया सिक्योर के लिए। जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTPS लिखा हुआ जाता है, मतलब वो सिक्योर होता है ना, और ये ऑथेंटिकेट होता है। तो आप लोग जाकर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको एस ही मिलने वाला है, www.rajcomputerbetul.com। ठीक है, तो ये आपको मिलने वाली है। तो वहां पे जाके भी आप कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं और फ्री टेस्ट भी वहां से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंप्यूटर बंद होने पर उसका समय और दिनांक अपडेट रखने के लिए कौन सी बैटरी यूज करते हो? और इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था, है ना। हम लोग सीमोस बैटरी यूज करते हैं। कौन सी? सीमोस बैटरी लिथियम की बनी होती है, लिथियम ऑक्साइड की बनी होती है और 3 वोल्ट की होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अरे ये बोल रहा है ना लिथियम आयन बैटरी, तो ये लिथियम आयन की बनी तो होती है, लेकिन नाम क्या है उसका? सीमोस बैटरी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट आकार 1 पॉइंट बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? 1 पॉइंट ही इंक्रीज करना है आपको, है ना। देखिए अगर हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन लिखा हुआ है वो यूज करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बढ़ता है, फिर आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे बढ़ जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस प्लस अगर बोल रहा है तो ये हमारे पास किसकी है? ये हमारा कंट्रोल प्लस प्लस नहीं चलती है ना, शिफ्ट के साथ चलती है ना। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कमांड हम लोग यहाँ से देखते हैं। हमारे पास फिलहाल क्या है कि 1 पॉइंट से बढ़ाना है आपको फॉन्ट के साइज को, तो हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, है ना। इसमें आपका 8 होगा तो क्या हो जाएगा? 9 और फिर 10, इस तरीके से बढ़ता है। और अगर हम यही यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हैं, तो MS वर्ड में जो ड्रॉप डाउन सूची होती है ना हमारे पास, जहां लिखा हुआ 8 9 10 11 12 14 16 18 20, ये जो सीक्वेंस रहता है, इस सीक्वेंस से फॉन्ट का साइज बदलता है ना। जबकि यहां से हम क्या कर सकते हैं, इससे एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं इससे, और कम करना रहता है हम क्लोज वाला ओपन वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सेल में किसी पंक्ति रो को छिपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? रो होती है ना भैया, ये हमारे पास अभी बताया था हमने, कॉलम हो गए, ऐसी हमारे पास रो होगी। तो आपको किसी रो को क्या करना है? छुपाना है, हाइड करना है। तो रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो होती है कंट्रोल प्लस 9, इसको याद रखना। अगर यही प्रश्न हमसे कॉलम के लिए पूछ लेता तो हम क्या बोलते? कंट्रोल प्लस 0। कंट्रोल प्लस 0 से क्या होती है वो? फिर ये कॉलम हो जाता हमारा। अभी रो पूछा है तो क्या आएगा? कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल एज रिप्लेस का हमारे पास में कंट्रोल R अलाइनमेंट की कमांड हमारे पास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए, इंडेंट क्या होता है? बेसिकली पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की दूरी, है ना। ये हमारे पास पेज होता है, यहां से हम लिखना चालू करते हैं, ये दूरी बच जाती है, गैप रहता है, देखा होगा हम लोगों ने। तो पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की दूरी है, ये कहलाती है इंडेंट। तो इसको सरकाना है। अभी हमारे पास क्या पूछ रहा है? वो हैंगिंग इंडेंट पूछ रहा है, मतलब सिर्फ पहली लाइन सरकने वाली। हम टैब का यूज भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस T का यूज कर सकते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए, सिर्फ पहली लाइन पीछे जाएगी, बाकी जैसी की वैसी। और सारी सरकाना है तो कंट्रोल M का यूज हम लोग वहां पर कर लेते हैं, बल्कि ये और याली H रिप्लेस के लिए हो गई और I इटैलिक के लिए हमारे पास में है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट जैसे H2O में 2 को शॉर्टकट लिखना, है ना। मतलब आपको H और 2 नीचे लिखना है, H2O, तो ये क्या है आपके पास में? सबस्क्रिप्ट नीचे आ रहा है ना। और अगर हमने ऐसा लिखा 25 की घात हमने लगा दी, 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की दोनों कीबोर्ड में एक ही जगह होती है। कौन सा? वो प्लस और इक्वल वाला साइन। तो हमसे अभी क्या पूछ रहा है? सब स्क्रिप्ट की। तो सब स्क्रिप्ट कहाँ पे होता है? ये प्लस ऐसा बनता है, इक्वल ऐसा, इस तरीके का साइन हमारे पास में होता है। जब इस की को हम कंट्रोल के साथ में क्या यूज करते हैं? इक्वल यूज करते हैं। मतलब कंट्रोल के साथ में इक्वल, मतलब बिना शिफ्ट के हम यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। अब प्लस कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है, तो इसी की को हम लोग यूज कर लेंगे शिफ्ट के साथ में, तो ऊपर का लेटर प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल भी अगर हम लगाते हैं, इसी की को हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस क्या होगा? शिफ्ट लगाने पर प्लस प्रिंट होता है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट की हो जाएगी। और सब स्क्रिप्ट आपसे पूछा है तो कंट्रोल प्लस इक्वल जो होगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में,
एमएस वर्ड में डबल स्ट्राइक थ्रू प्रभाव किस डायलॉग बॉक्स से लागू होगा? देखिए, अगर हम स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन देखें तो हमको होम टैब में फॉन्ट के अंदर मिलता है ना, वहां पर हमको सारे स्टाइल मिल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, है ना। वहां से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग हमको मिलता है, फॉन्ट का साइज, और साथ में हमको वहां पर केसेस मिल जाते हैं सारे के सारे 5 प्रकार के। तो वहां पर हमको मिलता है किसका? स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। तो हमको उसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। कौन सा ओपन करेंगे हम लोग ओपन करने वाले हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर हमको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की फंक्शन कुंजी कौन सी है? तो हमारे पास में टोटल 12 फंक्शन की होती है, और हमारे पास में सेव एज अगर करना है तो पहले से सेव कोई फाइल है उसको किसी और नाम से अगर हमको सेव करना है तब हम यूज करते हैं सेव एज कमांड। सेव एज की शॉर्टकट की हमारे पास में होती है F12 होती है, बस इतना से याद रखिएगा। अगला हमारे पास में है एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की। फॉर्मेट पेंटर हमारे पास में होम टैब में कहाँ मिल जाता है? क्लिपबोर्ड में, है ना। होम टैब पे हमको कहाँ मिल जाता है? क्लिपबोर्ड में हमको मिल जाता है। और इसके शॉर्टकट की बेसिकली क्या है? तो हमारे को क्या करना है? सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करना है। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C हम लोग यूज करते हैं, और यही प्रश्न अगर पेस्ट करने के लिए हमसे पूछता तो Ctrl+V हम लगा देते तो फॉर्मेट पेस्ट हो जाता। तो Ctrl+C जो होगा ये इसका राइट आंसर है फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, और फॉर्मेट पेंटर भी वही करता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चेंज केस कैपिटल स्मॉल लेटर बदलने, है ना। केस मैंने बताया आपको कहाँ मिलते हैं, ये होम टैब में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं, है ना। कि आपको क्या करना है? केस चेंज करने, डाटा सेलेक्ट कर लिया आपने और इसको प्रेस करते लेंगे शॉर्टकट की, तो अलग अलग क्या होंगे आपके पास में वहां पे केसेस अप्लाई होते रहेंगे, चाहे सेंटेंस केस हो, टोगल केस हो, ईच वर्ड कैपिटलाइज हो, अपर केस हो, लोअर केस हो, ये अप्लाई होने लगते हैं। तो यहाँ पर उसने दिए कैपिटल स्मॉल लेटर में बदलना है आपको। हम लोग यूज करते हैं Shift+F3, है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या चला सकते हैं? किसको? केसेस को, सारे के सारे केसेस चला सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर, देखिए हमारे पास में जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस पैकेज होता है वैसे लिब्रे ऑफिस होता है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं। वैसे भी हम लोग यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं हमारे एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन भी होने वाला है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है राइटर, जिस तरीके से है हमारे पास एमएस ऑफिस पैकेज में एमएस वर्ड होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस क्योंकि ओपन ऑफिस है वो, तो उसमें वर्ड की जगह यूज किया जाता है राइटर को। तो राइटर की फाइल का एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास में docx है, ये हमारे पास एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। ये आरटीएफ फाइल का हमारे पास रियल टाइम फॉन्ट जो हम लोग यूज करते हैं। ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म है, याद रखना। और ये हमारे पास में ओपन ऑफिस मतलब लिब्रे ऑफिस में राइटर की फाइल का एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा .txt क्या है हमारे टेक्स्ट फाइल का, है ना, और ये रिच टेक्स्ट फाइल यानी इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक एड्रेस बेसिकली क्या होता है? मैक एड्रेस हमारे जो कंप्यूटर हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है? मैक एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। तो हमारे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो याद रखना ये होता है 48 बिट का होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा कैसा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास टोपोलॉजी आई थी तो मैंने बताया था कि केंद्रीय हब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग करते हैं स्टार टोपोलॉजी में। कहाँ करते हैं हम लोग? स्टार टोपोलॉजी, और बीच में हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर हब लगाते हैं। क्या आगे आपको पास स्टार टोपोलॉजी है, और ये बाकी टोपोलॉजी हमने वहां पर देखी हुई है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन बदलता है? डोमेन नेम बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइटों के नाम रहते हैं, तो उनको हम लोग नाम से हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ नंबर को याद करता है। तो पर्टिकुलर वो डोमेन नेम क्या होता है? नंबर, मतलब आईपी एड्रेस होता है। तो उन आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम है वो।
है ना, उसका रिकॉर्ड भी उसके पास रखता है वो, ताकि रिपीट ना हो, है ना। एक जैसे किसी भी दो आईपी एड्रेस या दो डोमेन नेम एक जैसे नहीं हो सकते इंटरनेट पर, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस वेब पर, और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये हमको पता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक आभासी नेटवर्क होता है, और वीपीएन का यूज करके हम लोग, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारी वेबसाइटें नहीं चलती है, ब्लॉक करके रखी हुई है गवर्नमेंट ने, है ना। अगर आप उन वेबसाइटों को एक्सेस करना चाहते हो तो वीपीएन के द्वारा आप आपकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं अदर कंट्री की, और वहां पर वो जो वेबसाइट होगी या एप्लीकेशन होगी चल रही होगी, तो उसको आप फिर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपनी लोकेशन चेंज करके, अपनी मतलब डिवाइस की लोकेशन चेंज करके। तो वीपीएन का प्रयोग वहां किया जाता है, और ये कैसा होता है? ये सेपरेट होता है, ये चार्जेबल भी होता है, इसके पैसे लगते हैं। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स बहरूपिया होता है भैया, है ना। क्या करता है वो? आपके काम का सॉफ्टवेयर आपको लगेगा और डाउनलोड आप कर लोगे, चाहे गेम के रूप में या कोई फ्री एप्लीकेशन, फ्री एंटीवायरस, है ना। उसके बाद डाउनलोड कर लिया आपने, इंस्टॉल कर लिया, तो पीछे की तरफ आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा क्या होता है ये। हमको बोल रहा है वो एक सुरक्षित एंटीवायरस है ना। ये एक मेलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, तो वही बात है ना। एक नेटवर्क टोपोलॉजी, एक प्रकार का फायरवॉल। क्या है हमारे पास में? ये एक मेलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर, आपके काम का सॉफ्टवेयर होने का क्या करता है? दिखावा करता है भैया। एक बार इंस्टॉल कर लिया तो फिर नुकसान पहुंचाएगा ही, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? देखिए, वेब ब्राउजर के क्वेश्चन अगर हम एमसीक्यू में पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स में अगर पढ़े तो अलग अलग हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमको नेट स्क्वेयर मिल जाता है, हमारे को मॉसिक मिल जाता है। तो ये अलग अलग वेब ब्राउजर है जो अलग अलग समय में लॉन्च हुए। सबसे ज़्यादा सफल उस टाइम में कौन सा था? इससे भी पहले कौन सा था? वो हमारे पास है मॉसिक ही था, इसको हमको याद रखना है। सबसे पहला जो वेब ब्राउजर बनाया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा, जो सिर्फ अंदर अंदर उन्हीं के यूज के लिए बनाया था, और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ही इसका नाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा, है ना। कहीं पे आपको नेटस्केप भी दिख जाएगा, मॉसिक भी दिख जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दिखेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। लेकिन जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले कौन सा बना था? यही बना था, है ना। पर ये चला नहीं, उनने खुद के लिए यूज किया और नहीं चला, फिर बंद हो गया। फिर बाद में फिर मॉसिक आया है ना, नेटस्केप आया, ये सब बात के आते हैं, याद रखना ईयर वाइज भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन हाफ डुप्लेक्स संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण है? देखिए, हमारे पास में सिग्नल ट्रांसमिशन में हम लोग तीन तरह की अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। एक हम क्या पढ़ते हैं? सिंप्लेक्स। एक हम लोग पढ़ते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है? सिंगल वन वे होता है, एक तरफ से जाएगा, जैसे रेडियो टेलीविजन उधर से आता है, हम लोग वापस नहीं भेज सकते। फिर होता है हाफ डुप्लेक्स, इसमें दोनों तरफ से भेजा जा सकता है सिग्नल को, है ना, लेकिन बारी बारी से, मतलब ए से लेकर बी तक के हम डाटा भेज सकते हैं, लेकिन कैसे भेजेंगे? बारी बारी से भेजेंगे। अगर दोनों एक साथ भेज दिया तो क्या हो जाएगा? डाटा बीच में टकराएगा और नष्ट हो जाएगा। वही हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो इसमें एक ही समय में दोनों तरफ से डाटा भेजा सकता है और कोई तकलीफ नहीं आती है। तो हमारा मोबाइल इसके एग्जाम्पल हो गए, मोबाइल टेलीफोन इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका एग्जाम्पल सिंप्लेक्स का मतलब रेडियो और टेलीविजन हो गया। हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जाम्पल हमारे पास में वो क्या है? वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में पहले हम प्रेस करो बटन, फिर बोलो, उसके बाद में वहां तक आवाज जाएगी, फिर वहां से वो बोलेंगे, तब तक आपको सुनना है। टेलीविजन हमारे पास में क्या है? सिंप्लेक्स है। मोबाइल हमारे पास में फुल डुप्लेक्स है। रेडियो हमारे पास में क्या है? वो भी सिंप्लेक्स है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? निबल, देखिए बेसिकली हमारे कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो होती है बिट, है ना। ये क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई होगा। अच्छा, बिट का फुल फॉर्म याद रखना, बाइनरी डिजिट होता है, एग्जाम में पूछता है। जब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4, 1 2 3 4, 4 हो गई, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक निबल, एक निबल। और जब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक बाइट।
क्या कहलाएगा, ये 1 बाइट, है ना। तो जब बीट की संख्या 8 हो जाएगी तब 1 बाइट कहलाएगा, 4 रहेगी तो क्या कहलाएगा, 1 निबल कहलाएगा, और 1 अगर रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो बिट। 0 या 1 में से कोई भी एक रहेगा तो बिट कहलाता है। कितनी संख्या हो गई हमारे पास, 4 बिट्स। सिंपल, बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है, हमको तो पता ही है। यहाँ पे बोल रहा है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, सेकेंडरी और फ्लैश। देखिए फ्लैश हटा दो आप, उसको सेकेंडरी भी हटा दो। प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, प्राइमरी मेमोरी में हमको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मिलता है। तो बेसिकली रैम जो होती है हमारे पास में, ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन बोलती है कि बिजली सप्लाई बंद होने के बाद इसके अंदर की सूचनाएं अपने आप नष्ट हो जाती है, वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, तो वो होती है रैम, है ना। तो जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर हमने सेव नहीं किया तो डाटा उड़ जाता है, या हमने सेव किया, सेव नहीं किया है और लाइट अचानक चलेगी तब भी डाटा उड़ जाता है। तो जब तक कंप्यूटर को बिजली सप्लाई मिलती रहेगी, रैम का डाटा जैसा का वैसा रहता है। लाइट जाने के बाद उसके अंदर का डाटा अपने आप नष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये याद रखें। और अगर नॉन वोलेटाइल का एग्जाम में पूछता तब आप बता दो रोम और सारी सेकेंडरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हार्ड डिस्क ड्राइव के घूमने की गति को किस में मापा जाता है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर डिस्क होती है, इसको विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं, मल्टीपल डिस्क होती है, हम प्लेटर्स भी बोल देते हैं। तो ये जब डिस्क घूमती है तो इसके घूमने की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, काय में नापते हैं। तो हम लोग नापते हैं उसको राउंड पर मिनट में, राउंड पर मिनट में नापते हैं, याद रखना। और कम से कम आपको कितने की चाहिए, 1200 आरपीएम की हार्ड डिस्क आपको चाहिए। इससे कम की लेते हो तो कंप्यूटर आपका स्लो चलेगा, ठीक है। तो 1200 आरपीएम कम से कम आपको लेना चाहिए। जब भी हार्ड डिस्क लेने जाओ तो उस पर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आधुनिक प्रोसेसर सीपीयू की गति आमतौर पर किस में नापी जाती है। तो हमारा आधुनिक कंप्यूटर जो है, इसकी प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो निर्भर करती है किस पे, क्लॉक पर। सिस्टम क्लॉक जो होती है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट, उस पर निर्भर करती है। तो उसकी स्पीड नापी, जैसे क्लॉक की स्पीड हम काय में नापते हैं, उसकी स्पीड नापते हैं हम लोग हर्ट्ज में, और सीपीयू की किस में नापते हैं हम लोग, गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। ये आपको याद रखना है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, आंसर हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज आप लगा सकते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर यही होने वाला है ना। बाइट्स हमारे पास स्टोरेज के लिए हो गया। ये राउंड पर मिनट अभी हमने देखा। पिक्सल किसी इमेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया हम लोगों ने, ट्रांजिस्टर, ये हमने किया है सेकेंड जनरेशन में। आईसी ये हमने किया है थर्ड जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास में 4th जनरेशन में। और वैक्यूम ट्यूब जो है, ये प्रश्न का राइट आंसर है। ये हमने यूज किया है कहां पर, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो हमको पता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। दो ही प्रकार के तो हमारे पास में होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो प्रकार के इंटरफेस हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको लगा दीजिए आंसर और सही है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाना है, और उसके शॉर्टकट की पूछ रहा है। देखिए अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में। पर आप इस तरीके से मिटाना चाहते हो कि डिलीट भी हो जाए और कंप्यूटर से खत्म हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, डिलीट करते से ही स्वयं खत्म हो जाए। तो अब हम क्या यूज करते हैं, तो हम डिलीट की को प्रेस करते हैं, लेकिन किसके साथ में, शिफ्ट के साथ में। फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट प्लस डिलीट हम लोग प्रेस करेंगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी और ये रिसाइकल बिन में नहीं जाने वाली है, मतलब अब वापस वो नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बैंकिंग CPC CCC परीक्षा में पूछे जाने वाला RTGS का फुल फॉर्म। RTGS का फुल फॉर्म आपको बताना है ना। तो ज्यादातर बैंकिंग में, CCC एग्जाम में और हमारे एग्जाम में भी इसको पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। RTGS जो हम पेमेंट के लिए यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या हमारे पास में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म क्या आएगा इसका, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। इसको आप याद रखिएगा और यही से हमारी फिर नेट बैंकिंग स्टार्ट भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बैंकिंग में NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, NEFT, है ना। तो NEFT जो है ये हमारे पास, इसके पहले हमने RTGS देखा, उसी के साथ ये काम करता है। और ये क्या है हमारे पास में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कैसा है ये, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको आसानी से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
MS एक्सेल 2019 और ऑफिस 365 में एक नई वर्कबुक में डिफॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है? मतलब जैसे ही हम, चाहे 2019 हो या ऑफिस 365 हो या 2024 हो, इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन होती है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो MS एक्सेल जो पुराने वर्जन है 2007 या इसके पहले हम लोग बात कर ले बहुत सारे, तो बाय डिफॉल्ट रूप से जो सीट ओपन होती थी उसकी संख्या थी 3। लेकिन जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं, नए संस्करण आ रहे हैं, इसमें जो संख्या होती है बाय डिफॉल्ट रूप से केवल 1 सीट ओपन होती है, और ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चयनित सेल को एडिट करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं? भाई किसी सेल में आपने डाटा डाल दिया है, उसको आपको थोड़ा सा एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं फंक्शन की। कौन सी है वो है F2। सेल को एडिट करना हो या कोई फाइल या फोल्डर को रीनेम करना हो तब भी हम F2 का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IP एड्रेस 6 में कितने बिट्स होते हैं? तो IP एड्रेस 6 कितने बिट्स का होता है? तो ये हम लोगों ने इसके पहले देख लिया है कि IP वर्जन जो 4 होता है वो 32 बिट का होता है, और IP वर्जन 6 जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 128 बिट का होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन द्वारा डेटा एकत्र करने और वेब पेजों को इंडेक्स करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो जुलाई के लिए बनने वाला है वो यही वाला है। डेटा एकत्र करने और वेब पेजों को इंडेक्स करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? देखो सर्च इंजन पे डेटा को कलेक्ट करना है और एक लिस्ट के रूप में दर्शाना है। कौन करता है? तो वो करता है हमारा वेब क्रॉलर और स्पाइडर। इनका प्रयोग किया जाता है ढूंढकर और एक लिस्ट तैयार करने के लिए, याद रखना, सर्च इंजन पे। ठीक है। कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है, राउटर हमको राउटिंग करने काम में आता है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट को अलग अलग डेस्टिनेशन पहुंचाना। इम्यूलेटर जो होता है सिमुलेट करता है डिवाइसेस के कार्य पद्धति को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स मुख्य रूप से किस सामग्री से बने होते हैं? तो कंप्यूटर में हम लोग जो IC यूज करते हैं वो किस चीज से बनी हुई है? तो हम लोग उधर ही पढ़ लेते हैं, 3rd जनरेशन में किसकी बनी है? वो बनी होती है सिलिकॉन की, है ना, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वेब 2 और वेब शब्द किस तकनीक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो वेब और वेब 2 जो है ये भैया बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो भी वायरलेस हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो वायरलेस में हम लोग जो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं वो किसका होता है? वो होता है वाईफाई का। तो हॉटस्पॉट भी आप किसी को देते हो तो वहां पे भी जो पासवर्ड आप सेट करते हो वेब या वेब 2 पर सेट करते हो, अच्छे से देखना। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? दोनों वर्ड ये संबंधित है वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क से संबंधित है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास में है, कंप्यूटर हार्डवेयर में VDU का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देखिए फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करना और बहुत इजी, एक एक नंबर जो आते हैं बड़े इजी है और एक एक नंबर से पेपर रुकता है तो फिर अच्छा भी नहीं रखता है। तो ये क्वेश्चन देंगे आपको बोनस निकाल के। फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज क्या आएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये पहले ही वाला इसका आंसर सही है। अगला है, EPROM में E अक्षर का क्या अर्थ है? EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या हो गया? इरेजेबल, है ना। और वही अगर हमसे इसका पूछ लेता है EPROM, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वहां पर हो जाता है ना। अगला हमारे पास में, लेजर प्रिंटर का कौन सा भाग टोनर स्याही को पिघलाकर कागज पर चिपकाने के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए स्याही तो चली गई, कहां पर? पेपर पर चली गई, है ना। यहाँ पे याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लेजर प्रिंटर के लिए कि स्याही पर कौन सा चार्ज होता है? तो स्याही पर चार्ज होता है नेगेटिव, है ना। और अगर आपसे पूछे टोनर पर कौन सा होता है, टोनर पर भी क्या होता है? नेगेटिव। पेपर पे कौन सा होता है? तो वहां पर होता है प्लस चार्ज, इसको आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पिघलाकर कागज पर चिपकाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखना वो होता है हमारे पास फूसर। फूसर होता है बेसिकली, टेफ्लॉन वर्ड अगर आपने सुना होगा तो ये प्रेस करता है कागज को और हीट के साथ प्रेस करता है टोनर को कागज के ऊपर, तो क्या होता है? स्थायी रूप से चिपक जाता है। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। स्पूलर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? प्रिंटर के लिए। जब प्रिंट देते हैं हम लोग, प्रिंट कहाँ पे जाता है? प्रिंटर के ऊपर जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है स्पूलिंग के, तो वहाँ पे स्पूलर याद रखना। कार्टेज जो है, कार्टेज यूज करते हैं हम लोग, इंकजेट जो प्रिंटर आता है उसमें कार्टेज यूज की जाती है।
ड्रम हमारे पास लेजर प्रिंटर के कार्टेज में यूज की जाती है। कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया शुरू होने पर बायोस द्वारा चलाया जाने वाला पहला परीक्षण कौन सा है? जैसे हम लोग कंप्यूटर पावर बटन दबाते हैं तो बायोस एक्टिव होता है और उसका पहला काम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, उनको पावर देगा और चेक करेगा कि बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये याद रखिएगा। बूट चालू करना, सीमोस के हम लोगों ने बात कर ली है। और पिंग क्या होता है? तो दूर कोई कंप्यूटर होगा, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी जांच करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें आईपी एड्रेस यूज करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग टेलनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, अवांछित व्यवसाय या दुर्भावनापूर्ण ईमेल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अवांछित, आपने चाहे नहीं है, जबरदस्ती आपको भेजे गए हैं, है ना। तो थोड़ी देर पहले इसको हमने देखा है। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये कहलाएंगे जंक मेल या स्पैम के नाम से जाने जाते हैं। और इसका फोल्डर भी हमारे ईमेल आईडी पर होता है, उसको जाकर ध्यान से देखिएगा, है ना। ट्रेस क्या होता है? तो ये हमारे पास में ईमेल का क्या होता है? रिसाइकल बिन होता है। मेलवेयर, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं। ड्राफ्ट्स क्या होता है? कि जब किसी मेल को हम बाद में भेजना चाहते हैं, अभी तैयार करके रख लिया तो उसको ड्राफ्ट में जाकर सेव कर लेते हैं, वो याद रखें। अगला क्वेश्चन है, यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आधार नंबर। जो आधार कार्ड हमारे पास में होता है, तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है, आप सभी को पता होगा कितने अंक का होता है, 12 अंकों का होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, हालिया आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएटली पेमेंट सर्विस के लिए प्रति लेनदेन अधिकतम डिफॉल्ट सीमा क्या है ना। आईएमपीएस इमीडिएटली पेमेंट सर्विस जो है, इसमें अधिकतम आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आरबीआई के दिशा निर्देशों के द्वारा? तो हम लोग भेज सकते हैं इसमें कितना? 5 लाख रुपए हम लोग भेज सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईओटी का पूर्ण रूप आप याद रखिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होने वाला है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। ये वाला इंटरनेट लिखा हुआ है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पोर्ट नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, याद करना। हालांकि मैं एग्जाम तक के आपको सारा कुछ याद करा देने वाला हूं, पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। हमसे बोल रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में 21, ये किसका है? ये है एफटीपी का, है ना। 25 हमको दे रहा है, 25 किसका है? ये है एसएमटीपी का है। फिर जरा 80, ये किसका है? तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, किसका? एचटीटीपी, हमारे प्रश्न हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये राइट आंसर हो गया। फिर हमको बोल रहा है 443, ये किसका है? तो याद रखना एचटीटीपी और एस सिक्योर वाला जो होगा ये उसका राइट आंसर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट के संबंध में यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहां पर ही फुल फॉर्म की बात हो रही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है, याद रखना और फुल फॉर्म अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो सक्षम एक्सेल वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? मतलब मैक्रो की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? मैक्रो क्या होते हैं? बेसिकली कि हम लोग जब एक्सेल में डेटा तैयार करते हैं तो बहुत सारे पेज हमारे पास में होते हैं, 100 पेज मान लो हमारे पास में है, तो हम पहले पेज को सेव करेंगे, जब करेंगे सेटिंग, उससे अप्लाई करेंगे, फार्मूलेस लगाएंगे, उस समय हम मैक्रो को ऑन कर देंगे। तो क्या होगा? उससे सारी की सारी सेटिंग्स रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर उस सेटिंग्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाकी 99 पेजेस को। तो पहले पेज को सेट करने में, सेटिंग्स देने में हमको 15-20 मिनट लगा होगा, लेकिन अगले 99 को 1-2 मिनट में काम हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और इसके शॉर्टकट की भी पूछता है मैक्रो की, तो याद रखना क्या होगा? Alt+F8, Alt+F8 इसकी शॉर्टकट की है, ये भी याद रखना। मैक्रो की फाइल का एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है, तो याद रखना मैक्रो की फाइल का एक्सटेंशन होगा XLS और ये M, XLS M जो है ये इसकी फाइल का एक्सटेंशन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड या ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि आपके पास पहले से कोई स्लाइड, बहुत सारी स्लाइड है, उसमें उसी स्लाइड को आपको डुप्लीकेट बनाना है, उसी की कॉपी बनाना है, थोड़े से करेक्शन करके हम यूज में लेके आ जाएंगे।
तो स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं, याद रखना है ना। कंट्रोल प्लस डी से हम लोग पहले जो स्लाइड हमारे पास था उसका डुप्लीकेट हम लोग तैयार कर लेते हैं। अगला है हमारे पास में पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट की। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग पावर पॉइंट में बहुत सारी स्लाइड हमारे पास में है और हम काम करते करते बीच में हम कहीं रुके हुए हैं और हमको उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन देखना है, तब कौन सी हम शॉर्टकट की यूज करते हैं? हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमेशा पहले वाले से स्टार्ट करना है आपको, शुरू वाली से, है ना, तब हम क्या प्रेस करने वाले हैं? F5 यूज करेंगे अकेला। तो अगर F5 अकेला प्रेस किया हुआ है तो पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा, और शिफ्ट प्लस F5 अगर हमने यूज किया है तो जिस स्लाइड पर अभी इस समय हम है उसी से आगे प्रेजेंटेशन जाने वाला है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सेल वर्कशीट में परिणामों के बजाय सभी फार्मूले को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी। कई बार क्या होता है कि हमने फार्मूला लगाया तो कुछ टोटल नीचे आता है, तो वो फार्मूले को हमको चेक करना होता है कि ये सही है या गलत है, या हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया है। तो हम या तो ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हैं या फिर आपको उसी जगह पे शो कराना है जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया हुआ है, उसी सेल में अगर आपको दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एस्केप के नीचे हमारे पास में एक की है इस तरीके से करली वाली, है ना। तो हम क्या यूज करने वाले हैं? कंट्रोल प्लस ये वाली की जब हम यूज करते हैं, है ना, टिल्ड वाली, कंट्रोल प्लस जो टिल्ड हमारे पास में है इसका यूज अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिस सेल में हमारे पास में फार्मूला लगा है तो आके फार्मूला दिखेंगे। अच्छा, ये टॉगल होती है, एक बार प्रेस करेंगे तो फार्मूला दिखेगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो जो टोटल आया हुआ है वो दिखेगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, एस्केप के जस्ट नीचे हमारे पास में होती है। अगला हमारे पास में नए खुले एमएस वर्ड दस्तावेज में डिफॉल्ट जूम प्रतिशत कितना होता है। जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो नीचे जूम स्लाइडर दिखता है, वहां पे बाय डिफॉल्ट होता है कितना? 100%। ठीक है, इसको याद रखना। कम से कम हम कितना कर सकते हैं? तो याद रखना हम कम से कम कर सकते हैं 10%, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा हम उसको 500% कर सकते हैं पेज को जूम, याद रखना। फिलहाल हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे हमने ओपन किया तब डिफॉल्ट रूप से क्या है, तो वो होगा 100%। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नई वर्कशीट आपको ओपन करनी है भैया, है ना। पहले से 2-3 जैसे बाय डिफॉल्ट एक ही आ रही है, आपको एक और ओपन करनी है तो या तो उसको साइड में बटन बनाया वहां क्लिक कर देंगे, और अगर शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यूज करने वाले किसका? शिफ्ट प्लस 11, इस शॉर्टकट की का यूज करके और हम नीचे एक और स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये हम लोग चार्ट के लिए यूज कर सकते हैं, चार्ट अगर आपको करना है ना, तो चार्ट अगर यूज करना है तो हम F11 यूज करते हैं, ये भी याद रखना इंसर्ट चार्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ संरेखित करने के लिए, दाएं और बाएं दोनों मार्जिन मतलब ये हमारे पेज का मार्जिन हो गया, और हम चाह रहे कि लाइनें कैसी हो, दोनों तरफ से कैसी हो, बराबर, इधर से भी बराबर हमको दिखे और इधर से भी हमको बराबर दिखे। तब हम लोग कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे या कौन से हम लोग उसमें संरेखन मतलब अलाइनमेंट का यूज करने वाले हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल एल लेफ्ट की हो गई, कंट्रोल आर राइट अलाइन की हो गई, और कंट्रोल ई जो है ये सेंटर अलाइन की है, याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ब्लॉकचेन तकनीक मुख्य रूप से निम्न में से किससे जुड़ी हुई है? तो देखो ब्लॉकचेन जो तकनीक होती है इसका यूज किया जाता है किसमें? क्रिप्टो करेंसी में, है ना। जैसे कि हमारे पास में बिटकॉइन अगर आपने सुना होगा तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है ये सब। कौन सा हमारे पास में? ब्लॉकचेन, ये याद रखना। क्या हमारे पास में? क्रिप्टो करेंसी, और यहाँ पे एग्जाम्पल में बिटकॉइन लिखा भी हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, एक्सेल में वर्तमान दिनांक, सिर्फ क्या करना है आपको? डेट इंसर्ट करनी है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं किसका? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इससे क्या होगा? डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको क्या चाहिए? टाइम इंसर्ट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम यूज करें कंट्रोल टी, तो जो रेंज आपने सेलेक्ट करके रखी है उसको टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का क्या उद्देश्य? देखिए गटर मार्जिन क्या होता है कि आमतौर पे हम लोग मार्जिन उसमें लगा देते हैं पेज में, लेकिन हमको अगर बाइंड करना है उसको, चाहे स्पाइरल बाइंडिंग करनी है या बुक बाइंडिंग करनी है, तब उस तरफ जो मैटर होगा वो दब जाएगा। तो हम लोग सामान्य मार्जिन से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन छोड़ते हैं
कहाँ पे छोड़ेंगे, या तो हम छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में या टॉप साइड में। बुक ऐसी बनानी है या ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है तो टॉप साइड में, और ऐसी ओपन करनी है तो लेफ्ट साइड में हम लोग उसमें जोड़ते हैं। किसको, गटर मार्जिन को, एक्स्ट्रा स्पेस जो हम छोड़ते हैं उसके लिए। तो क्या हमारे पास में प्रिंटिंग के लिए मार्जिन, पेज के बाइंडिंग साइज को जोड़ा गया, हेडर के लिए, फुटर के लिए, तो क्या है बाइंडिंग के लिए। पेज के बाइंडिंग साइड, जहाँ पे भी हम लोग बाइंडिंग जिस तरफ से हम करने वाले हैं उधर हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, वही होगा गटर मार्जिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पेज ब्रेक करना है, जहां कर्सर है वहीं से नया पेज अगर हमको जोड़ना है तो हम लोग शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। क्या है हमारे पास में, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर जो हमारे पास में है, इसको याद रखना, ये पेज ब्रेक की कमांड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल उन सेल को गिनता है जिसमें संख्याएं होती है। जिसमें सेल में सिर्फ संख्या होगी उसको, तो वो हमारे पास में कौन सा होता है, वो होता है काउंट। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, काउंट। जिसमें संख्या है, केवल उन सेल को नाप रहा है। यहाँ पे अब काउंटर दिया हुआ है, तो काउंटर क्या करेगा, जिसमें टेक्स्ट होगा उनको भी काउंट करेगा, मतलब नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बता देगा कि इतनी सेल में डेटा है, चाहे नंबर में होगा या टेक्स्ट में होगा। काउंट इफ जो है ये लॉजिकल फंक्शन है, आप इसके साथ अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं। काउंट ब्लैंक जो है ये हमको बताने वाला है कि कौन सी सेल में कुछ भी नहीं है, ना टेक्स्ट है ना नंबर है, खाली पड़ी हुई है। तो ब्लैंक वाली काउंट करने के लिए इसके लिए, केवल नंबर वाली काउंट करने के लिए इसके लिए, और नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करने के लिए हम काउंटा का यूज करते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा काउंट। अगला है, ईमेल में बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या अर्थ है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछ रहा था। बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहाँ यूज करते, देखिए हमारे पास में एक तो टू होता है जिसको हम भेज रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या सीसी होता है, कार्बन कॉपी, मतलब अन्य किसी लोगों को भेज रहे हैं, फिर हम लोग बोलते हैं बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर हमने किसी को मेल भेजा, यहाँ पर भी भेजा, तो ये तो इनको दिख रहा है कि इसको भी भेजा है इसको भी भेजा है, लेकिन ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब इसमें हम किसी का एड्रेस डाल के भेज देते हैं तो इसको तो पता होता है कि इन दोनों को भी भेजा हुआ है, लेकिन इस एड्रेस ये जिसको भी हमने भेजा है इन दोनों को पता नहीं चलता है कि वो मेल हमने इसको भी भेजा हुआ है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसको याद रखिएगा। आंसर लगाया कि नहीं हमने, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की। फॉर्मेट सेल एक्सेल में सबसे पावरफुल कमांड होती है फॉर्मेट सेल। अगर ये आपको चलाते आते तो बेसिक जितने भी टूल्स होते हैं सारे के सारे आप लोग चला पाते हैं। कौन सी शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल+1। इसको आप याद रखना, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की होती है। इसके अंदर सारा कुछ मिल जाता है आपको, चाहे अलाइनमेंट हो, फॉन्ट हो, हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का क्रम आसानी से बदलने के लिए कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है। देखो पावर पॉइंट के क्वेश्चन उसके व्यू के आते ही है, हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो व्यू टैब में जाना और कौन कौन से व्यू आप पर लिखे हुए उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारे पास में उसके ऑर्डर को, मतलब हमारे पास स्लाइड रखी हुई है, उसके ऑर्डर को हमको चेंज करना है, तो कौन से व्यू में जाकर हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्लाइड को हम लोग कहा, स्लाइड सॉर्टर जो व्यू है यहां से जाकर हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली है। ठीक है, वापस पकड़ के खींच के रख लेंगे जहां से जो रखनी होगी, है ना, तो हम इसको कर सकते हैं, याद रखिए। अगला हमारे पास में एमएस वर्ड में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन कहाँ के लिए, एमएस वर्ड के लिए। देखो यहाँ पे docx या एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है dotx। तो dotx जो है ये है टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, हमारे प्रश्न के लिए याद रखना, ये प्रश्न का राइट आंसर। docm किसके लिए है, ये मैक्रो की फाइल का एक्सटेंशन है, ये याद रखना। और rtf रिच टेक्स्ट फाइल है ना, रिच टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास है, हमसे पूछा टेम्पलेट के लिए तो dotx होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पे फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का यूज किया था। देखिए जब भी फाइल ट्रांसफर करनी होगी हमको इंटरनेट पर, हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब कि FTP का ही यूज करेंगे, और मेल की बात होगी तो SMTP का, और वेब एक्सेस की बात होगी तो HTTP का, और हमको बहुत दूर कोई कंप्यूटर है उसको एक्सेस करना है तो टेलनेट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल
का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो अनऑथराइज्ड जो पर्सन होगा या डेटा होगा उसको आपके सिस्टम, कंप्यूटर या नेटवर्क में आने से वो रोकता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम है उसका। क्या बोल रहा है वो? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। हाँ, यही वाला सही होगा। क्या होगा? ब्लॉक करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस को, जिसको परमिशन नहीं है भैया वो नहीं आ सकता। वेब पेज स्टोर करना, प्रोसेस ठंडने, यही वाला सही। अगला है की लॉगर किस प्रकार का स्पाईवेयर है? देखो की लॉगर क्या करता है, आप कंप्यूटर से जो भी इनपुट दे रहे हैं, टाइप कर रहे हो, उन सभी का रिकॉर्ड करके रखता है और उसने जिसने भी उसको आपके कंप्यूटर में भेजा होगा उसके पास इन्फॉर्मेशन भेजते रहता है। तो बेसिकली की लॉगर क्या करता है, ये आपके ऊपर निगरानी रखता है और निगरानी रखने वाला एक जो हमारा मालवेयर है उसका नाम है स्पाईवेयर, है ना। तो जो की लॉगर है एक तरह का क्या है, वो स्पाईवेयर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है पहले। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में मेन का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क में मेन हम लैन पढ़ते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेन पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब हम लोग पढ़ते हैं वैन को। तो हमारे पास से मेन है तो क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक शहरी क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में आप मैनुअल रूप से अधिकतम कितना फॉन्ट साइज लागू कर सकते हैं? मैनुअल रूप से बोल रहा है वो, मतलब हम कस्टम कर सकते हैं। देखिए वैसे तो बाय डिफॉल्ट अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करें तो वहां से 8 से लेकर 72 तक के हम लोग कर सकते हैं। जब हम कस्टम मतलब मैनुअली हम लोग चेंज करते हैं तो कम से कम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? तो 1638 1638 किसमें? ये पीटी में होता है पॉइंट। 1 से 1638 हम लोग मैनुअल या कस्टम करके कर सकते हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है? अधिकतम कितना कर सकते हैं मैनुअली? तो हम लोग कर सकते हैं 1638, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एक नंबर मेरे को दिख गया, ये हमारे पास में एक्सेल के लिए है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ये एरर दे रहा है, वो क्या दर्शाता है? अगर ऐसा एरर या त्रुटि हमारे पास आती है एमएस एक्सेल में तो वो क्या दर्शाती है? हमको बोल रहा है अमान्य सेल रेफरेंस, फार्मूला में नंबर की जगह टेक्स्ट है, किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जा रहा है, या कॉलम की चौड़ाई बहुत कम है। देखिए जहां पर भी डिवाइडेड और लास्ट में देखो 0 दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है? डिवाइडेड बाय 0, मतलब किसी संख्या को या तो हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर ब्लैंक सेल से डिवाइड कर रहे हैं, तब ये आएगा डिवाइडेड बाय क्या है? 0। तो क्या आ जाएगा? एक नंबर है जिसको 0 से हम लोग विभाजित कर रहे हैं, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है डेबिट क्रेडिट कार्ड के पीछे पाए जाने वाले सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है? सीवीवी नीचे कोड होता है हमारे पास 3 अंक का, आई थिंक, है ना। तो वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास में? तो हमारे पास में होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होगा वो? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये वाला कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग में पिंग कमांड कनेक्टिविटी की जांच के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? पिंग कमांड, दूर कोई कंप्यूटर होगा वो चालू है कि बंद, उसकी जांच करना है तो हम कौन से कमांड का यूज करते हैं? पिंग कमांड का यूज करते हैं। और इसके लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं किसका? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको फ्री मिलते हैं, जिनके पैसे नहीं लगते हैं, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स, और जिनके पैसे लगते हैं वो कहलाते हैं क्लोज सोर्स। तो कौन सा ओपन सोर्स है? जैसे विंडोज हमें माइक्रोसॉफ्ट का, इसके हमको पैसे लगते हैं। मैकेंटोस एप्पल का है, इसके भी हमको पैसे लगते हैं। लाइनेक्स जो है ये है भैया ओपन सोर्स, है ना। जबकि iOS क्या है? एप्पल का है, इसके पैसे लगते हैं, क्लोज सोर्स है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का ओपन सोर्स है, फ्री है, डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो। अगला हमारे पास में 1 बाइट में कितने बिट्स होते थे? 1 बाइट में हमने इसके पहले भी देखा है कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। 8 बिट इक्वल देन 1 बाइट, है ना। और 4 होंगे तो क्या कहलाएगा? 1 निबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो क्या है हमारे पास में? इसमें 8 बिट्स मिलकर क्या बनने वाले हैं? 1 बाइट बनने वाला है, याद रखना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो एआई का जो जनक हम लोग कहते हैं जॉन मॉचली को। किसको कहेंगे? जॉन मॉचली जो है, इन्हें एआई का जनक कहा जाता है, याद रखना। एलन ट्यूरिंग को ट्यूरिंग टेस्ट के लिए हम लोग जानते हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है, और टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू का विकास इनने किया है, इसलिए हम याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किया गया स्वयं क्या है ना? तो ये बेसिकली ऐप है, और किसके लिए आता है ये? तो ये ई लर्निंग पोर्टल है। क्या है ये? ई लर्निंग, पढ़ने के लिए। तो ई लर्निंग पोर्टल है हमारे पास स्वयं, उसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति या रो और कॉलम के प्रतिच्छेद कटाव को क्या कहते हैं? जहां रो और कॉलम का इंटरसेक्शन या कटाव होता है, वहां निर्माण होता है किसका? सेल का, है ना। तो एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद से सेल का निर्माण होता है, और बहुत सारे सेल मिलकर सीट या स्प्रेडशीट का निर्माण करती है, और बहुत सारी स्प्रेडशीट मिलकर वर्कबुक का निर्माण करती है। इसको आपको याद रखना है। अगला हमारे पास में, एमएस ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का यूज करते हैं, है ना। तो ये हमको पता ही है किसका यूज करते हैं हम लोग, F7 का यूज करते हैं। और शिफ्ट प्लस F7 जो हमने सबसे पहले वाले प्रश्न में देखा है, उससे थिसॉरस मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। तो स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए F7 का। अगला क्वेश्चन है, सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क की मानक भंडारण क्षमता क्या है? सिंगल लेयर में आता है भैया 25 GB, डबल लेयर में आता है 50 GB डाटा। कहां पर? ये ब्लू रे डिस्क की बात कर रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है वो? ब्लू रे डिस्क क्या हो गया? 25 GB, है ना। 700 MB CD में आता है, 4.7 ये आता है DVD में हमारे पास में, और 1 TB फिर तो आप जैसा चाहो वैसा टेप ड्राइव की बात कर लो। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो क्या आएगा? Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए, Ctrl+H रिप्लेस के लिए, Ctrl+R लेफ्ट अलाइन के लिए है, और Alt के हम लोग यूज नहीं करते यहाँ पे। अगला हमारे पास में अंडू और रीडू ऑपरेशन के लिए क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? अंडू करना है, रीडू करना है। अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। तो Ctrl+Z और Ctrl+Y एक ही ऑप्शन में है। तो रीडू अगर आपको अंडू करना है तो Ctrl+Z करते हैं, और रीडू करना है तो Ctrl+Y। और याद रखना, जब तक Ctrl+Z पहले नहीं चली हो, Ctrl+Y नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है ना। कंप्यूटर सिस्टम में हम सबसे तेज मेमोरी कौन से पढ़ते हैं? देखिए, सबसे तेज वैसे तो क्या होते हैं हमारे पास? रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर से मिलकर कैश मेमोरी बनती है। उसके बाद जो क्रम हमारे पास में आता है, रैम का आता है, और फिर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है रैम, कैश, रजिस्टर और एसएसडी। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे तेज कौन सी होती है? तो वो होते हैं रजिस्टर्स होते हैं। ये राइट आंसर याद रखना। अगर रजिस्टर यहाँ पर नहीं होता तब हम कैश मेमोरी का आंसर लगा देते, तब कैश मेमोरी सही होता, लेकिन रजिस्टर की उपस्थिति में कैश मेमोरी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारे ये क्लास आज की खत्म हुई। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिए। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, और इसके नोट्स आप जरूर तैयार करके रखिएगा। नोट्स लिखोगे इसके तो बाद में एग्जाम के टाइम में बहुत तेजी से आपको रिवीजन हो जाने वाला है, और पीडीएफ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक वीडियो देख कर आए हुए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो आता है वो जल्द उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ ले सके, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं, अगली क्लास से मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।